हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रिंस और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं धातु और अधातु के साथ होने वाली सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ये लेक्चर हमारा पूरा चलेगा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। पहले लेक्चर में आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरे चैप्टर में आप लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया और क्षार के साथ अभिक्रिया के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में भी हम लोग वही पढ़ेंगे जो पीछे पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग अलग आएगा कि हेडिंग क्या रहेगा, कौन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि धातु की रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, अधातु की रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, अब उसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धातु एवं अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया से सबसे पहली बात, सबसे मोटी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे अच्छी बात वो है कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है। मान लीजिए कोई धातु है M, अब ये क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना माइनस कम होगा, उतना ही प्लस का चार्ज उसके ऊपर आएगा। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, कितना प्लस का चार्ज आएगा, n प्लस का चार्ज आएगा। n का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब क्या होगा, ये धातु 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, ये धातु 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, ये धातु 3 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, ये धातु 4 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है। या 4 इलेक्ट्रॉन, धातु कभी 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है? जी हाँ, बिल्कुल त्यागता है। इलेक्ट्रॉन अपने मन से आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन तो निकाल देता है, पर अगर हम जबरदस्ती उसके साथ करें तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। खुद से निकालना है बस कुछ प्रोसेस के थ्रू, या जबरदस्ती हम निकलवा रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन भी त्याग कर सकता है, 5 भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कितना निकालेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना इस पे प्लस का चार्ज आएगा। जैसे एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल का तो कुछ समझ में आता नहीं है सर। अच्छी बात है, हमको भी नहीं समझ में आती है। अब देखो, मान लीजिए सोडियम है। अब सोडियम क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्योंकि धातु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा कैसे, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में 11 नंबर पे आता है। आपको दिखा सकते हैं हम, चलिए देखिए यहाँ पे है पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे देखिए सोडियम 11 नंबर पे आ रहा है। सोडियम जितने नंबर पे आता है उतना इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देख लीजिए अच्छे से, दिख रहा है 11 नंबर पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम जितने नंबर पे आएगा उतना इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम 11 नंबर पे आता है, इसलिए 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा अगले कक्षा में जाएगा। अब 12 कक्षा में कोई भी धातु हो या कोई भी अधातु हो या कोई भी अक्रिय धातु हो, अक्रिय अधातु हो या उपधातु हो, वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत ज्यादा स्थायी होता है। तो ये भी बेचारा अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन एक हो जाएंगे, ये तो एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा को ही वो एक्स्ट्रा कर देता है, मतलब निकाल देता है। तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल रहा है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से माइनस करेगा तो सोडियम पे कितना प्लस का चार्ज आएगा, 1 आएगा प्लस का चार्ज। अब ये बना लिया धनायन। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं,
ये हो गई पहली बात, सबसे अच्छी बात। दूसरी बात देख लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन दिया है, कोई तो चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इलेक्ट्रॉन तो फालतू आवारे जैसा घूमेगा नहीं, परमाणु से बाहर निकलेगा, अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो ये परमाणु के अंदर ही घूमता रहता है गोल गोल। धातु से निकलेगा, धातु में जाएगा, धातु से निकलेगा, धातु में आएगा। तो इसका चक्रण चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, धनायन बनाया। अब क्या करता है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जब ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। धनायन का तो समझ में आया सर, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, माइनस का चार्ज कम रहा था तो उतना ही प्लस का चार्ज बढ़ रहा था। वैसे इसको समझा दीजिए। तब इसमें देखो, धातु अधातु इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब माइनस की संख्या बढ़ जाएगी। जब माइनस की संख्या बढ़ेगी तो उसके सर पे दिखता है माइनस। जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम के सर पे प्लस दिख रहा है, वैसे ही अधातु के सर पे दिखता है माइनस। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ये आता है 8 नंबर पे। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में भरा जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में भरा जाएगा। कितनी जगह खाली है अभी, अभी बताए जस्ट कुछ समय पहले। कोई भी धातु अधातु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, तब इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी चाहेगा कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन आए, तब हमारा अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक पूरा हो जाएगा तो हम भी अस्थायी हो जाएंगे, हो जाएगा। अब देखिए क्या करेगा बाबू, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन पे 2 को माइनस चार्ज आ जाएगा और ये बना लिया ऋणायन। क्या बनाया, ऋणायन बनाया सर। अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी चलती रहती है, हेरा फेरी चलती रहती है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। कहा से कहा था, धातु से अधातु, अधातु से धातु। क्लियर हो गई, ये हो गई पहली बात, ये हो गई दूसरी बात। अब देखते हैं अगली बात। जब धातु को जलाएंगे तब क्या होगा, पूरा पाती दिमाग लेकर आए हम लोग, एक एक तो बिगाड़ू काम करते ही रहते हैं। अब करेंगे धातु का दहन। जब धातु को जलाते हैं तब क्या होता है सर, तब देखते हैं क्या होता है जब जलाते हैं धातु को। समझ में आ रही है, आ रही है तो यस सर जरूर बोलिएगा कि हाँ सर समझ में आ रही है, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि नहीं आप लोगों को समझ में आ रही है, कि बस ऐसे ही फालतू का मेहनत करते रहते हैं हम। अगली बात देखते हैं, तीसरा, धातु का दहन। धातु का दहन, दहन का मतलब होता क्या है, दहन का मतलब होता है जलना, धातु का जलना। और धातु जलेगा कैसे, धातु जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आग लगाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, ऑक्सीजन। और आग बुझाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आग लगाने के लिए कौन सी गैस की उपस्थिति अनिवार्य है, वो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन रहेगा आग पकड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा नहीं जलेगा। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन के साथ कराना है। मतलब जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी, दहन अभिक्रिया होगी, और बनाएगा धातु जल के धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा, ये बनाएगा धातु ऑक्साइड। क्लियर हो गया। धातु का दहन करने पर अर्थात धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड बनता है। एक देख देते हैं प्यारा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम को जलाएंगे किसकी उपस्थिति में,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है अर्थात O2 के रूप में मिलेगा। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कैसे हम किसी यौगिक का रासायनिक फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया यौगिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूले का पता लगाएंगे? हमको पता है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि धातु का ऑक्साइड, धातु है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, बस नाम याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या क्या दिख रहा है इसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। 2 से 2 कट जाएगा एक एक बार में। अब एक इसके साथ लगेगा, ये एक इसके साथ लगेगा, Mg1O1, 1 लिखा नहीं जाता है, बनाएगा MgO, वही तो लिखे हैं MgO। ऐसे बनाते हैं हम धातु यौगिक का रासायनिक सूत्र। क्लास 9th में दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रही है आपको, जाकर वहां पे पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, धातु को जलाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। ये हो गई हमारी तीसरी बात, इसको याद रखिएगा। धातु का दहन करने पर क्या बनता है? तो सर धातु का दहन करने पर धातु ऑक्साइड बनता है। क्लियर है? अब अगला देखते हैं पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है हमारा, अब देखिए धातु का ऑक्साइड बन गया, धातु का ऑक्साइड बन गया। कुछ मतलब दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, धातु का जो ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। जब क्षारीय प्रकृति का होता है, अगर इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे धातु हाइड्रोक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस जल, तो ये बनाता है धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे बना MgO, धातु का ऑक्साइड है तो यहाँ पे लिखेंगे MgO प्लस जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। अब देखिए जब धातु का ऑक्साइड अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है इतनी बात? ये हो गई हमारी चौथी बात। चौथी बात ये है कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, जो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं अगली बात। अगली बात ये है 5वीं बात, इसको इरेज करते हैं, तब तक आप नीचे वाला नोट कीजिए। धातु का दहन देख लिए, धातु ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया देख लिए। अब देखेंगे हम कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल जैसा भी व्यवहार करते हैं, क्षार जैसा भी व्यवहार करते हैं। अम्ल जैसा व्यवहार करने का मतलब क्षार के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, क्षार जैसा व्यवहार करने का मतलब अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। ये आप लिखेंगे कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड भी होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन, रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है रिएक्शन। अभिक्रिया करते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को, ऐसे धातु ऑक्साइडों को
ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। जो धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा, उसको बोलते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड। अब देखते हैं अगला हम एग्जांपल देख लिए। जैसे जैसे हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। जिंक ऑक्साइड ZnOETC। ये कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अर्थात इनका केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पहला Al2O3 धातुओं का ऑक्साइड है, क्षारीय व्यवहार भी करता है, अम्लीय जैसा व्यवहार भी करता है। तो पहले अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ। जैसे एक अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl से दिखाते हैं। तो जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा, लवण में क्या बनाएगा AlCl3 बनाएगा और बनाता है जल। ये हो गया लवण, ये हो गया जल। यहाँ पे जो Al2O3 ये क्षारीय व्यवहार, क्षार जैसा व्यवहार कर रहा है। ये क्या है, अम्ल है। मतलब जब अम्ल होता है क्षार जैसा व्यवहार करता है, क्षार होगा तो कैसा करेगा, अम्ल जैसा करेगा। अब ले लेते हैं दूसरा रिएक्शन में हम इसका Al2O3 और इसका रिएक्शन कराते हैं हम क्षार के साथ। क्षार मतलब NaOH हो गया। अब यहां से क्या होता है, ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस बनाता है H2O। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया कराता है, NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, तब बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। क्लियर है इतनी बात। मतलब ये ऐसा ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं आगे, अगला देखते हैं। अब देखिए कुछ जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो जल में विलय होते हैं। लिस्ट कर दे इसको। चलिए अब देखते हैं अगली बात, छठवां बात, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं क्या होगा। पॉइंट नंबर 6, इसमें क्या होता है, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड, अगर इनकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो ये देते हैं धातु हाइड्रोक्साइड, ये देते हैं धातु हाइड्रोक्साइड। मतलब क्षार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सारे धातु के ऑक्साइड जल में विलय नहीं होते हैं, केवल कुछ ही धातु के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो सारे जो OH माइनस आयन देते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हम लोग, क्षारक होते हैं। अब क्षारक में भी जो जल में विलय होते हैं, जो जल में विलय होते हैं मतलब घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं क्षार। को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्षार नहीं होते, केवल वही क्षारक क्षार होगा जो जल में विलय होगा। जल में विलय नहीं होगा, क्षार नहीं कहलाएगा। तो बोल सकते हैं सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, क्योंकि सभी क्षारक जल में नहीं घुलेंगे, तो सभी जल में नहीं घुलेंगे तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते। परंतु सभी क्षार
क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं थोड़ा सा रिएक्शन। ये रिएक्शन तो हम लोग इस दूसरे या तीसरे पॉइंट में देख चुके हैं। धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें बस हमको यही बताना था कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर हम। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 7 ये बोलता है कि कुछ धातुएं इतनी अभिक्रियाशील होती हैं तो उनको खुले में रख दें, हवा में रख दें या नमी के संपर्क में रख दें या जल के संपर्क में रख दें तो वो तेजी से अभिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। अर्थात कुछ धातुएं इतनी अभिक्रियाशील होती हैं, इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं कि उनको खुले में रखने मात्र से, खुले में रखने मात्र से आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख देते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। यदि सोडियम और पोटेशियम को खुला में रख देंगे तो ये तेजी से आग पकड़ लेता है क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। इनकी अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करेंगी, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करेंगी और ये आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि इनको किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब देखिए किरोसिन तेल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। वो एक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन होने के कारण ये सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है, इसीलिए इनको किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं कि आग ना पकड़ सके। क्लियर हो गई इतनी बात। आप देखते हैं धातु का जल के साथ अभिक्रिया, मतलब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा। अब देखते हैं धातु का जल के साथ अभिक्रिया। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 जल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे जो धातु होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप ये होता है कि ऐसे धातु होते हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु भी होते हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है बल्कि गर्म जल के साथ करते हैं। कुछ ऐसे धातु भी होते हैं जो न तो ठंडे जल के साथ करेंगे अभिक्रिया न तो गर्म जल के साथ करेंगे, वो अभिक्रिया करते हैं भाप के साथ, जो वाष्प होता है उसके साथ करते हैं अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। अब देखेंगे हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया सोडियम और पोटेशियम बहुत ही तेजी के साथ करता है। जैसे यदि सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ करा दिया जाए, क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगा। ये रिएक्शन होता कैसा है? सोडियम धातु है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और बनाएगा Na+। जो जल होता है H2O, जब ये टूटता है तो ये देता है H+ और OH-। अब देखिए जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो इन दोनों में किनके किनके बीच आकर्षण होगा, किनके किनके बीच दोस्ती होगी,
प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल होता है, प्लस प्लस में तो होता नहीं है, प्लस माइनस में होता है। यहाँ पे है जब सोडियम पे प्लस, तो इसको कौन चाहिए, माइनस वाला चाहिए। NaOH यहाँ पे मिलके रिएक्शन बना देता है, बेचारा हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना के बाहर निकल जाता है। ये एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब धातु का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और कौन सी गैस मुक्त होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। सेम यदि हम के साथ करेंगे, पोटेशियम के साथ करेंगे, H2O की अभिक्रिया, जल की अभिक्रिया बनाएगा KOH और निकालेगा H2 हाइड्रोजन गैस। ये हो गई। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 9। देखिए जो कैल्शियम होता है वो ठंडे जल के साथ बहुत ही धीमा अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ धीरे अभिक्रिया करता है, धीमा करता है, धीमा अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है लेकिन बहुत धीरे करता है। ये क्या बनाएगा, Ca प्लस H2O, ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। जो हाइड्रोजन के बुलबुले बनेंगे, वो हाइड्रोजन के बुलबुले क्या करते हैं, कैल्शियम से जाकर चिपक जाते हैं। जब कैल्शियम से चिपक जाते हैं तो कैल्शियम सतह पे तैरने लगता है, क्योंकि वो बुलबुले हैं, गैस के बुलबुले हैं, तो गैस के बुलबुले क्या करते हैं, कैल्शियम को ऊपर सतह पे लेकर चले जाते हैं और वो तैरता रहता है। जैसे क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं नदी तालाब में तैरने के लिए, तो बड़ा सा टायर ले लेते हैं, उसमें हवा भर देते हैं, तो हवा का काम ही होता है कि वो ऊपर रोके रहेगा सतह पे। वही यहाँ पे जो गैस होता है हाइड्रोजन गैस, ये कैल्शियम की सतह पे चिपक के कैल्शियम को ऊपर तली पे सतह पे तैराते रहता है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम के सतह से चिपक कर कैल्शियम को तैराते रहता है। तो कैल्शियम जो होता है ठंडे जल के साथ धीमा अभिक्रिया करता है, धीरे अभिक्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम बहुत तेजी के साथ करते हैं और धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, यहाँ पे इस रिएक्शन के फलस्वरूप उष्मा भी निकलता है, इस रिएक्शन के फलस्वरूप उष्मा भी तेजी के साथ निकलता है, हीट निकलती है, गर्म हो जाता है पूरा, ये उष्मा भी इसमें से निकलता है। मतलब ये एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रिया होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10। 8 9 हो गया, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10। अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन वो भाप के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, भाप के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है आयरन, वो है एल्यूमिनियम, वो है जिंक। ये ऐसी धातुएं हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, न कि ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ, बल्कि भाप के साथ बहुत ही तेजी के साथ अभिक्रिया करती हैं। जैसे ये हो गया Fe सॉलिड, ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही इसको भाप के साथ अभिक्रिया कराएंगे, H2O तो लिखेंगे, जल मत समझना, यहाँ पे G लिखे हैं, मतलब गैस है, मतलब भाप अवस्था में। ये बनाता है आयरन का हाइड्रोक्साइड FeOH का वोल्टेज, और यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन गैस। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आयरन होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन का हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 बनाता है, आयरन का ऑक्साइड बनाता है, इसको बोलेंगे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। इसको चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, जिंक एल्यूमिनियम अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, Al सॉलिड अवस्था में होता है, करेगा H2O के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ अभिक्रिया, ये बनाएगा Al2O3 प्लस H2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। वैसे जिंक,
जब जिंक अभिक्रिया करेगा H2O के साथ, ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड और निकलेगा यहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा ये गैस है, ये क्या है, ये गैस है। तो ये हो गई हमारा पॉइंट नंबर 10। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 ये है, पॉइंट नंबर 11, जो मैग्नीशियम धातु होता है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठंडे जल की, मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, Mg प्लस H2O बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी। तो मैग्नीशियम करता है गर्म जल के साथ, सोडियम पोटेशियम करता है ठंडे जल के साथ, आयरन एल्यूमिनियम जिंक ये सब क्या करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते, उनको जल से कोई लेना देना मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है लेना देना, मतलब वो जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे देखो कौन होंगे, कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड मतलब ये जो सोना हो जाएगा, मरकरी हो जाएगी। ये सारे ऐसे धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं, बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 12। अभी हो गए 12 पॉइंट। अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर 13। क्या देखते हैं, पॉइंट नंबर 13। अब देखिए पॉइंट नंबर 13 में हम देखेंगे धातु का हाइड्राइड बनाने की प्रकृति के बारे में। धातु हाइड्राइड भी बनाता है। अब देखेंगे धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाता है, धातु हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल का तो कुछ समझ में आता नहीं है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए सोडियम धातु है, सोडियम धातु का यदि हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है NaH, सोडियम हाइड्राइड। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड। पोटेशियम के साथ करेगा, पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा। मैग्नीशियम के साथ करेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा। मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोजन धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्राइड बनाता है। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा नोट पॉइंट है, जो धातु का हाइड्राइड होता है, धातु का हाइड्राइड अस्थाई होता है। धातु का जो हाइड्राइड होता है ये क्या होता है, अस्थाई होता है, मतलब अनस्टेबल होता है, ज्यादा देर तक रहता नहीं है। जैसे ही हाइड्राइड बनाएगा कुछ समय बाद ये अपने आप टूट जाएगा, जिससे बना रहेगा उसमें टूट जाएगा। तो धातु का जो हाइड्राइड होता है वो अस्थाई होता है। पर यहीं पे यदि अधातु का ऑक्साइड है तो बहुत ही अस्थाई होता है, वो कभी टूटेगा नहीं। अब एक बार बन गया तो बन गया, अपने से वो कभी टूटेगा नहीं। लेकिन ये क्या होता है, ये टूट जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, अस्थाई होता है। परंतु अधातु का हाइड्राइड, अधातु का हाइड्राइड अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। जैसे एग्जांपल अमोनिया NH3, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन हाइड्राइड। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, अस्थाई होता है। तो यहां से नोट पॉइंट ये है कि धातु का हाइड्राइड अस्थाई होता है, अधातु का हाइड्राइड अस्थाई होता है। बस इतनी बात आप याद रखिएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13। 13 हो गया। पॉइंट नंबर 14। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 14 पर।
अब देखिए पॉइंट नंबर 14 क्या होगा। पॉइंट नंबर 14, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए धातु की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है, दूसरे चैप्टर में लोग पढ़ चुके हैं। धातु की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय होगी, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। यहाँ आप लिखेंगे धातु प्लस अम्ल बनाएगा लवण और निकलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे धातु ले लिए सोडियम, अम्ल ले लिए HCl, ये बनाएगा NaCl लवण हो गया और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। धातु ले लिए मैग्नीशियम, ले लिए H2SO4, अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये क्या करेगा? मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा MgSO4 और निकलेगा हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम ले लिए, अभिक्रिया करा दिए HNO3 के साथ, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये हो गया धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देख लेते हैं उस क्रम को जिसमें धातु के साथ अम्ल के साथ कौन सा धातु तेजी के साथ अभिक्रिया करेगा। सबसे तेज अभिक्रिया कौन करेगा? अम्ल के साथ। अब देख लेते हैं उसको। तो अम्ल के साथ सबसे तेजी के साथ अभिक्रिया करता है लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक एक्सेट्रा। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। आगे पढ़ेंगे जब सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें देखें, पढ़ चुके हैं हम लोग सक्रियता श्रेणी, लेक्चर में कंप्लीट हो ही गया है। अब यहाँ पे देखिएगा सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर आता है वो तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर ही देगा, और अम्ल में क्या किसको विस्थापित किया जाता है? हाइड्रोजन को ही किया जाता है। देख लीजिए अम्ल को मतलब हाइड्रोजन को विस्थापित वो सब कर देंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। सक्रियता श्रेणी वाला टॉपिक क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। ये सारे ऐसे हैं जो हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखते हैं एक लास्ट पॉइंट हमारा है, फिर उसके बाद करते हैं अपनी क्लास को द इन। नोट कर लीजिए फिर इरेज करते हैं। अब देखते हैं अगला नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15। अब देखिए पॉइंट नंबर 15 क्या है। पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 15 ये है अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज, अम्लराज, एसिड किंग, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? अब देखिए अम्लों का राजा किसे कहते हैं? दो अम्लों का मिश्रण होता है। ये क्या होता है? दो अम्लों का मिश्रण होता है, दो अम्लों का मिश्रण होता है। अब वो अम्ल होते कौन कौन से? पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल में मिलाते हैं तब जो मिश्रण बन के तैयार होता है उसी को बोलते हैं हम अम्लराज। और इनको मिलाने का रेशियो क्या होता है? तो वो रेशियो होता है 3:1, 3:1 का अनुपात होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यदि HCl 3 ग्राम लेंगे तो HNO3 कितना ग्राम लेंगे? 1 ग्राम लेंगे। यदि ये 6 ग्राम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। यदि हम लेते हैं 9 ग्राम, ये कितना हो जाएगा? ये लेंगे हम 3 ग्राम। मतलब इस अनुपात में यदि हम मिला के मिश्रण बनाते हैं तब उस मिश्रण को बोलते हैं हम अम्लराज। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब यहां पे करते हैं हम आज की क्लास को द एंड। द एंड कैसा लगा आज का क्लास?
जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि हमको ऐसा लगे कि नहीं हमारा पढ़ा हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है, वहां भी जरूर आप बताइए, क्योंकि आप हमारी गलती बताएंगे तो हम उसको संशोधित करके आपको फिर से उस आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।